हाय एफ फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर आइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, यू आर नॉट मिस्ट्रेस के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वींग को ये तो पता चल चुका था कि वी दाओ यानी कि जो महाराज हैं उन्हें उसके बारे में पहले से ही पता था। इवन उसके प्लान के बारे में भी सब कुछ उसे पहले से ही पता था। यहाँ तक कि वो दावा कर चुका था कि उसने उसके साथियों को यानी कि जिन ब्रदर्स, वेन ब्रदर्स, लान वांगजी और नी हेसंग इन सभी को मार डाला है। सबूत में उसने उन सभी के नहीं, वेसांग और लान वांगजी इन दोनों के ही खून से सने हुए कपड़े उसके सामने रखे थे और लान वांगजी का फॉरहेड रिबन भी उसके सामने रखा था। वो सच था या नहीं ये चीज़ सोचते हुए विंग अभी भी अपने मन में ही बातों को सोचे जा रहा था, क्योंकि उसके दोस्तों को हराना इतना भी आसान नहीं था। न जाने कितनी सारी ऐसी कलाएं हैं जो वो जानते हैं, ऐसे युद्ध नीतियां हैं जो वो जानते हैं। क्या इतनी इजीली वो महाराज के ट्रैप में पड़ सकते हैं, महाराज के जाल में पड़ सकते हैं? लेकिन महाराज का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए इस वक्त विंग अपने एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा रोक लगाए हुए था। वो नहीं चाहता था कि उसकी कोई भी एक्टिविटी उसके दोस्तों पे भारी पड़ जाए, इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ तो था। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी जो उसको सताई जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो जो वी दाऊ दावा कर रहा है उसने सच में ऐसा कुछ कर ना दिया हो। उसे अपने अंदर ही एक गिल्ट महसूस होने लगा था कि उसकी वजह से एक तो ना वो महाराज से जीत पाएगा और ऊपर से वो बाकियों को भी खोएगा। खुद की जान की शायद उतनी कोई कीमत नहीं थी, लेकिन दूसरों की जान की उस वक्त बहुत ज़्यादा कीमत थी, क्योंकि बाकियों ने अपने अपने सेक्ट के लोगों को उसे दिया था, उसे सौंपा था। तो ऑफकोर्स सी बात थी, कुछ ना कुछ सोच के ही सौंपा होगा। अगर दूसरे सेक्ट के मेंबर्स उसकी वजह से मारे जाते हैं तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसके नाम पे एक ऐसा धब्बा लग जाएगा जिसे चाह के वो कभी भी नहीं हटा पाएगा, क्योंकि इस जगह से जिंदा वापस जाना उसके लिए भी अभी पॉसिबल नहीं था। वीदाओ उस इंसान को इशारा करने ही वाला था कि वो विंग और चैन दोनों को ही मार डाले, लेकिन इससे पहले विंग यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए महाराज से कुछ पूछना चाहता था। तो उसने थोड़ी सी चीज़ों को घुमाने के लिए, या ये कहोगे थोड़ा और देर हो सके जिसकी वजह से, इसलिए उसने एक क्वेश्चन पूछा। विंग ने महाराज से क्वेश्चन किया कि ठीक है, आपको अगर हमें मारना है तो आप मार सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमें मारने के बाद हमारे घर वालों को आप क्या बोलेंगे उन सभी सेक्ट के मेंबर्स को जिनके राजकुमारों को आप यहाँ पे बंदी बना के रखे हुए हैं? या ये कह लो कि आपने खुद अभी बोला कि आप उन सभी को मार चुके हो, तो क्या आप कोई कारण मुझे बता सकते हैं कि आप हमारे घर वालों को ऐसा कौन सा कारण देंगे जिसकी वजह से वो सेटिस्फाई हो सकें, जिसकी वजह से उन्हें लगे कि हमारे बच्चों की मौत जो हुई है वो होनी एक नॉर्मल सी बात है, या फिर ये कह लो कि उसका होना वहाँ पे तय था। वीदाओ ने एक ईविल स्माइल के साथ वहाँ पे ठहाके के लगाते हंसते हुए विंग को सिंपल सा आंसर दिया कि क्या मेरे लिए इतना मुश्किल होगा तुम्हारी मौत को एक ऐसी मौत बनाने के लिए जिसके चलते मैं सबको ये साबित कर सकूं कि मैंने खुद के बचाव में तुम सभी को मारा है? क्या मेरे लिए ये इतना मुश्किल होगा? अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारी मौत क्यों हुई, तो मैं इजीली उन्हें बता सकता हूँ कि तुम सभी यहाँ पे मेरे अगेंस्ट लड़ने के लिए आए थे, और खुद के डिफेंस में अगर मैं तुम्हें मार भी देता हूँ तो भी मुझे कोई नहीं कह सकता कि मैंने गलत किया है। कहीं ना कहीं विंग जानता था कि वीदाओ ये कर सकता है, क्योंकि एक तो वो महाराज है, उसके हाथ में बहुत सारी पावर्स हैं, ऊपर से अभी तक जितना भी उसने शासन किया है ना, कहीं भी उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। हाँ, उसने किया भी था तो भी अपने आप को पाक साफ रखते हुए किया था। उसने कभी भी अपने दामन पे कोई ऐसा दाग नहीं लगने दिया जिसके चलते वो ये कहे कि यार ये लोग यहाँ पे आए थे मुझे मारने के लिए, मेरे अगेंस्ट कोई साजिश रच के यहाँ पे आए थे, और इसका ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जनता उसका विश्वास नहीं करेगी। भले ही जनता ने उसकी वजह से न जाने कितनी कुछ सहा होगा, लेकिन
लास्टली निष्कर्ष यही निकलता था कि वी दाऊ पूरी तरीके से पाक साफ निकलता था। ऑफ कोर्स सी बात है, एक ऐसा राजा जिसने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया, सारी की सारी जनता को उसने अपने विश्वास के झांसे में लेके रखा हुआ है, तो वो आगे भी कितने भी बुरे काम कर ले, उन सभी को मिटाने के लिए उसकी सिर्फ एक उंगली काफ़ी है। अगर वो एक उंगली उठा देना तो इन सभी की मौत कैसे हुई, ये उसकी मनगढ़ंत कहानी सबके सामने रखी जा सकती है, जिस पे विश्वास हर किसी को होगा। विंग के इस बात का जवाब तो उसे मिल चुका था, लेकिन एक और बात थी जो वो जानना चाहता था। इसलिए उसने अपने महाराज से आज्ञा लेते हुए उनसे ये पूछा कि क्या मैं मरने से पहले सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे और कर सकता हूँ। महाराज ने ये भी इनकी आखिरी इच्छा मानते हुए उसे मौका दिया कि वो अपनी जितने भी सवाल उसके दिमाग में उठ रहे हैं ना, वो उन्हें पूछ सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें उसने हंसते हुए बोली थी, क्योंकि ये चीज़ तो आज तय थी कि वी दाऊ विंग को नहीं छोड़ेगा। वो उसे मारने का आदेश दे चुका है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, अगर वो सैनिक नाकाम होता है, उसका वो पालतू कुत्ता नाकाम होता है, तो ऑफ कोर्स सी बात है वो खुद इस काम को अंजाम देगा, लेकिन विंग को आज जिंदा तो नहीं छोड़ेगा। विंग ने थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा सा ड्रामा करते हुए वी दाऊ को ये जताया कि ठीक है, मैं तो मरने वाला ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कब पता चला कि मैं जांग वुजियान नहीं वी वुजियान हूँ। तो फिर से वी दाऊ को ये एक मजाक सा लगने लगा, क्योंकि वी दाऊ अपने भाई के फीचर्स, अपने भाई के फेशियल फीचर्स, अपने फैमिली के सभी लोगों के फेशियल फीचर्स अच्छे से जानता है। वी दाऊ ने फिर से अपनी जगह को, अपने थ्रोन में आराम से अपने आप को एडजस्ट करते हुए विंग की तरफ को देखते हुए उसे आंसर किया। ये सवाल सच में मुझे भी लगता है कि इस सवाल का जवाब तो मुझे देना ही होगा। क्या तुम सच में जानना चाहोगे कि मुझे कब पता चला था? विंग ने थोड़ा सा एक रिस्पेक्टिव वे में उसे बो डाउन करते हुए हाँ में अपने सर को हिलाया, क्योंकि यहाँ पे वो उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो 2 घंटे की बाद जो मौत आने वाली है वो अभी ही आ जाएगी। क्या पता इस 2 घंटे में कुछ बदल जाए और वो सभी बच जाएं। इसलिए अपनी बेवकूफ़ियों से विंग अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिसके चलते वो खुद की जान के साथ साथ जैन चेंग की जान को भी खतरे में डाल दे। वी दाऊ हंसते हुए उसे बताना शुरू करता है कि उसे कब से ये महसूस हुआ था कि वो जिंदा है, उसके राजकुमार को कुछ भी नहीं हुआ है, उसके भाई के बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ है। वो शुरुआत करता है 21 साल पहले से, उस दिन से जब रात्रि के टाइम पे महारानी और महाराज यानी कि विंग के माता पिता वापस महल लौटे थे, बहुत बुरी घायल अवस्था में। तो तब जाके उसे ऐसा लगा था कुछ पल के लिए कि शायद जो महाराज ने उसे कहानी बताई है कि रास्ते में उन पे हमला हुआ था, जिसके चलते महारानी अपने बच्चे को खो चुकी हैं। लेकिन इतना अनुभव अभी तक वी दाऊ को हो चुका था कि एक मिसकैरेज और एक डिलीवरी, इन दोनों में ही काफ़ी चीज़ें अंतर होता है। जहाँ पे डिलीवरी के टाइम पे एक औरत नॉर्मल हो जाती है कुछ टाइम के बाद, तो वहीं मिसकैरेज के बाद उसको संभलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे वी जांग से जो थी ना, वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी। हाँ, उसके शरीर में चोटों के निशान थे, वो उस चोटों से घायल लग रही थी, लेकिन अपने बच्चे को खोने के दुख से वो बिल्कुल भी घायल नहीं लग रही थी। वी दाऊ को यहीं से थोड़ा बहुत शक होना शुरू हो गया था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि उसके बच्चे को आखिरकार कौन पाल रहा है। उसने धीरे धीरे अपनी खोज को जारी करने की सोची और अपने जितने भी वफादार सैनिक उसके पास थे ना, उसने उन सभी सैनिकों को उस चारों तरफ भेज दिया जहाँ से महाराजा और महारानी आए थे, ताकि वो पता लगा सके कि वो बच्चा किसके घर में रखा गया है। ये श्योर तो वी दाऊ को हो चुका था कि उसके भाई का बेटा यानी कि वी जियांगशे का जो बेटा है या बच्चा है वो मरा नहीं है। वी जियांगशे ने किसी सेफ जगह पे, किसी सीक्रेटली प्लेस पे उसे रखा हुआ है और वहीं पे उसे पालने वाला है। लेकिन 2 दिन के बाद वी सिटी में ये खबर आती है कि जांग सेक्ट ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। जहाँ तक अभी तक
की नॉलेज उन सभी को मिली थी, वहाँ पे कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ था कि मैडम यू प्रेग्नेंट है 2 बेबीज से। हालांकि ये चीज़ भी वहाँ पे किसी ने क्लियरली नहीं कही थी कि बेबी एक ही है या सिंगल है, लेकिन हाँ, अगर बेबी ट्विन होते तो ऑफ कोर्स सी बात है हीलर्स इस चीज़ का पता लगा सकते थे। जो धाई माँ होती हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, इन सभी चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान तो वो लगा ही लेते हैं या आइडिया तो लगा ही लेते हैं। इसलिए उसका अनाउंसमेंट कहीं से कहीं तक नहीं हुआ था। वेदाओं को लगा कि शायद हो सकता है कि इन्होंने इस चीज़ को सीक्रेटली रखा हो, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ तो लग रहा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे मेरे भाई का बच्चे का मतलब खो जाना या मृत्यु हो जाना, और दूसरी तरफ एक सेक्ट में 2 बच्चों का जन्म ले लेना। हो सकता है कि कहीं महाराज ने अपने बेटे को उसी सेक्ट में ना भेजा हो, या हो सकता है कि उनको उन बच्चों के मतलब मैडम यू ने ही उन बच्चों को जन्म दिया हो, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में दोनों के दोनों बच्चे एक साथ जन्म ले लिए गए हों। वेदाओं ने अपनी खोज को यहाँ पे बंद नहीं किया। उसने पूरे के पूरे वी सिटी के साथ साथ पूरे के पूरे जितने भी सेक्ट थे ना, अदर सेक्ट, वहाँ पे अपनी खोज को जारी रखा। भले ही उसके हाथ अभी तक कुछ भी नहीं आया था। उसके ब्रदर के मृत्यु के बाद, उसके भाई की मृत्यु के बाद भी उसने इस खोज को जारी रखा था, क्योंकि उसको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर से थी कि विंग यानी कि जो उसके भाई का बच्चा है ना, वो मरा नहीं है। धीरे धीरे लगभग 3 साल निकल चुके थे और अब जंग सेक्ट के बच्चे बड़े होने को आए थे। यानी कि इतने तो बड़े हो चुके थे कि उनके फेशियल जो फीचर्स हैं ना, वो चेंज होने लगे थे। वेदाओ एक चीज़ के लिए तो श्योर था कि ट्विंस जो ब्रदर्स होते हैं या बेबीज़ होते हैं, वो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी रखते हैं, मतलब फेस में, अपनी बॉडी में। लेकिन यहाँ पे जब वो बच्चों को देखता था ना, उसे बिल्कुल भी सिमिलरिटीज नजर नहीं आती थी। उसे कहीं से कहीं तक नहीं लगता था कि ये दोनों बच्चे एक ही कोख में पले बड़े हैं। इसलिए एक चीज़ फिर से उसे श्योर हो गई कि ये दोनों बच्चे ट्विंस तो नहीं हैं। इसलिए अब उसकी श्योरिटी धीरे धीरे इस तरफ झुक रही थी कि कहीं जांग सेक्ट में ही उसके भाई का बेटा ना हो। विंग बड़ा होते गया, जिसके चलते विंग के फेशियल जो फीचर्स थे ना, वो उसके माता पिता से मिलने शुरू हो चुके थे। और कहीं ना कहीं वेदाओ 100% तो नहीं, 90% श्योर हो चुका था कि विंग ही उसके भाई और भाभी का बच्चा है। लेकिन ये श्योरिटी उसको तब मिल गई जब विंग 11 साल का हो चुका था और वी जियांगसे ने उसे वो तलवार दी थी जो कि वी सेक्ट से थी। विंग मतलब वी जो परिवार है ना, राज परिवार है, उस परिवार की खानदानी तलवार थी। भले ही उसे पेंट करके उसका थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंज करके उसे अलग बना दिया गया हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे देखते हुए कोई भी ये पता लगा सकता था कि ये मतलब किस सेक्ट से है। स्पेशली वेदाओ अगर वहाँ पे हो तो वो तो ये पता लगा ही सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी के परिवार की खानदानी तलवार है, जो कि एक महाराज से उसके बेटे यानी कि राजकुमार को दी जाती है। अब वेदाओ को पूरी तरीके से पता था कि वो उसी सेक्ट का है, यानी कि विंग जो है ना, वो जियांग वूजियान नहीं, वी वूजियान है। और इसके लिए वो तलवार में लिखा सीवियान, ये काफ़ी था उसे ये बताने के लिए कि विंग को ये तलवार उसी के भाई ने दी है। समय निकलते रहा, वेदाओ पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ये पता लगा सके कि विंग को मतलब क्या लाइफ टाइम जंग सेक्ट में ही रहना है या फिर कभी मतलब उसके सेक्ट में आना है, उसके राजगद्दी पे दावा करना है, उस पर हमला करना है, या उसको जान से मारने की कोशिश करनी है। ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे वेदाओ खोजबीन करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे उसने इस खोज को बंद कर दिया था कि बच्चे को जो खोजने की खोज थी ना, उसको तो बंद कर दिया गया था। लेकिन अब उसके सैनिक हमेशा विंग पे नज़र रखते थे। लेकिन विंग के बारे में या विंग क्या करेगा, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, इसको पता लगाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो जियांग सेक्ट में था और जियांग सेक्ट सिक्योरिटी के मामले में अपने आप पे भी भरोसा नहीं करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास करते थे तो इस बात पे कि जितना हो सके चीज़ों को दबा के रखा जाए, किसी को भी ना बताया जाए। इवन
खुद जैन फेंगमियान और मैडम यू भी इस बारे में कभी बात नहीं किया करते थे, जिसके चलते वी दाओ को कभी भी कुछ भी पता नहीं चल पाया कि क्या विंग उस पे दावा बोलेगा, क्या उसकी गद्दी पे अपना अधिकार सिद्ध करने की कोशिश करेगा, क्या उस पे कभी भी कोई भी खतरा मंडरा सकता है, क्या विंग आने वाले टाइम पे उसके लिए एक खतरा बन सकता है, एक समस्या बन सकता है। इसकी खबर उसे सिर्फ और सिर्फ पता चली तो तब जब विंग ऑलमोस्ट उसके करीब आ चुका था, यानी कि कल ही उसे सब कुछ पता चला कि विंग की क्या नीति है, क्या प्लानिंग्स हैं, क्या उसने यहाँ पे आने के लिए किया है। हालांकि उसे ये सारी चीज़ें तब ही पता चल चुकी थी जब विंग का 21वां जन्मदिन था कि वो कुछ प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग्स क्या थी ये वी दाओ को कल ही पता चली थी, और इसके चलते उसने सारे का सारा प्लान ही पलट दिया था। और इस वक्त विंग उसके सामने घुटनों पे था। यहाँ पे वी दाओ ने ये सब कुछ बताना बंद कर दिया था कि उसे कब, कैसे और किस वजह से ये पता चला कि विंग वी दाओ का ही वी जियांग से और कांगशी शेरन का ही बेटा है। इसके चलते उसने फिर से लास्ट बार विंग से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई और इच्छा है। तो विंग ने बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर डालते हुए ये सोचा कि क्या वो कर सकता है जिसकी वजह से वो और टाइम ले ले, लेकिन शायद वी दाओ समझ चुका था कि विंग ये सब कुछ उसे गुमराह करने के लिए कर रहा है। इसलिए उसने अब और देर ना करते हुए डायरेक्टली अपने आप को उस थ्रोन से उठाते हुए अपनी तलवार पे अपने ही हाथों से उसने पकड़ को मजबूत कर लिया था, क्योंकि अब एक चीज़ तो वो श्योर कर चुका था कि अब वो विंग को एक और पल का टाइम नहीं देगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये इंसान मुझे कभी भी मात दे सकता है। अपने कदमों को विंग की तरफ बढ़ाते हुए उसने और भी ज़्यादा टाइट कर ली अपनी ग्रिप को अपनी तलवार में। धीरे धीरे अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकालते हुए, एक हाथ में उसकी म्यान थी तो दूसरे हाथ में तलवार, धीरे धीरे वो पूरी तरीके से म्यान से बाहर आ चुकी थी, और अब बस वो दूर था तो विंग से कुछ इंचेस के ही। जैन चैंग और विंग बुरी तरीके से डर चुके थे, क्योंकि उन्हें अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। वी दाओ ने अपने मुंह से आखिरी शब्द को निकालते हुए विंग को बोला कि अब वो उसे एक और चांस नहीं देगा, और इसी के साथ उसने अपनी तलवार का वार विंग पे कर दिया था। यानी कि उसने तलवार विंग की गर्दन की तरफ बढ़ाते हुए उसे बहुत जोरदार तरीके से चला दिया था। लेकिन अगले ही पल सभी लोगों की आंखें तो मानो फटी की फटी रह चुकी थी, क्योंकि जहाँ पे जमीन पे गिरना शरीर विंग का था, वहीं जमीन पे गिरा तो वो था वी दाओ का शरीर, और वो भी यहाँ पे नहीं, वो भी डायरेक्टली थ्रोन के पास जाके। यानी कि कोई था जिसने वी दाओ पे बहुत बहुत ज़बरदस्त अटैक किया था। विंग जैसे ही ये महसूस कर चुका था कि वी दाओ बहुत दूर जाके गिरा है, तो उसका धीरे धीरे अपने सर को उठाते हुए उसने उस इंसान की तरफ देखना स्टार्ट किया जो कि अभी उसके सामने खड़ा था, और वो कोई और नहीं वैन जूलियो था। वैन जूलियो ने विंग और जैन चैंग को अपने आप से अपने हाथों से खड़ा करते हुए उनके बधे हुए शरीर को अनटाई किया, उनकी रस्सियों को खोला, और विंग के कान में कुछ फुसफुसाते हुए उसने कुछ बताया, और अगले ही पल विंग ठहाके लगा के वहाँ पे हंसना स्टार्ट कर चुका था। ये देखने के बाद वी दाओ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि विंग अचानक इतने ज़बरदस्त तरीके से क्यों हंस रहा है, और देखा जाए तो मुझे भी नहीं पता कि विंग आखिरकार इतने ठहाके लगा के कैसे हंस सकता है, और ये वैन जूलियो वहाँ पे कैसे आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि वैन जूलियो और विंग ने ऐसा कौन सा प्लान बनाया था कि जो अचानक से वैन जूलियो वहाँ पे आ चुका था, और आते ही उसने वी दाओ की छुट्टी कर दी थी। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।